आज बात करते हैं भारत के डिफेंस इतिहास के एक बहुत बड़े मील के पत्थर की। एक ऐसा कदम जिसने पूरे क्षेत्र की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को कह सकते हैं एक नई परिभाषा दे दी है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे उस ऐतिहासिक टेस्ट की, फिर समझेंगे कि अरीघात और K4 में आखिर दम कितना है। इसके बाद सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब जानेंगे, एशिया में पावर बैलेंस पर इसका क्या असर हुआ है ये देखेंगे, और हाँ, आखिर में भविष्य की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दिसंबर 2025 में हुए एक बेहद खुफिया टेस्ट से। और देखिए, ये कोई मामूली टेस्ट नहीं था, बल्कि ये भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। 3,500 किलोमीटर, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, समझिए, यही वो मारक क्षमता है जो इस पूरे टेस्ट को एक गेम चेंजर बना देती है। इसने भारत को वो स्ट्रेटेजिक गहराई दी है जो पहले कभी नहीं थी। तो हुआ क्या था? भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने K4 SLBM का सफल लॉन्च किया। कहां से? INS अरीघात सबमरीन से, बंगाल की खाड़ी में। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये नई कमीशन हुई INS अरीघात से किया गया पहला बड़ा मिसाइल टेस्ट था। नतीजा, इसने अपने टारगेट को लगभग 0 एरर के साथ हिट किया। मतलब इसने साबित कर दिया कि ये सिस्टम अब कॉम्बैट रेडी है, यानी जंग के लिए तैयार है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये सबमरीन और मिसाइल का कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है क्यों? चलिए जरा इसे डिटेल में समझते हैं। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। रेंज है 3,500 किलोमीटर, वजन करीब 17 टन, और ये अपने साथ 2 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। सोचिए जरा, सॉलिड फ्यूल होने की वजह से इसे लगभग फौरन लॉन्च किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें नाविक जैसा अपना स्वदेशी गाइडेंस सिस्टम लगा है, जिसका मतलब है निशाना एकदम पक्का। और इसकी लॉन्चिंग का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। इसे कहते हैं कोल्ड लॉन्च टेक्निक। होता क्या है? पहले एक हाई प्रेशर गैस मिसाइल को पनडुब्बी से बाहर पानी की सतह की तरफ धकेलती है। मिसाइल पानी से बाहर निकलकर सबमरीन से एक सेफ दूरी पर आ जाती है, और उसके बाद जब वो पानी से पूरी तरह बाहर होती है, तब उसका रॉकेट मोटर चालू होता है। ये पूरी प्रक्रिया पनडुब्बी को मिसाइल के जबरदस्त एग्जॉस्ट से बचाती है, जिससे पूरा सिस्टम कहीं ज्यादा सेफ और भरोसेमंद हो जाता है। अब इस टेबल को देखिए, ये साफ दिखाता है कि K15 से K4 तक का सफर कितना बड़ा है। पहले K15 सागरिका की रेंज थी सिर्फ 750 किलोमीटर। इसका मतलब पनडुब्बियों को दुश्मन के तट के करीब जाकर गश्त लगानी पड़ती थी, जिसमें खतरा बहुत था। लेकिन अब K4 की रेंज है 3,500 किलोमीटर, यानी अब हमारी पनडुब्बियां अपने ही इलाके के सुरक्षित पानी में रहकर भी दुश्मन के बड़े बड़े ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। ये एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक लीप है। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी तो कमाल की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत के लिए ये तकनीक इतनी जरूरी क्यों है? इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों? ये समझना बहुत जरूरी है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई देश दुश्मन के पहले न्यूक्लियर हमले को झेल भी ले, उसके बाद भी उसके पास जवाबी हमला करने के लिए पर्याप्त ताकत बची हो। और भारत जैसे देश के लिए, जिसकी पॉलिसी नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला नहीं करेंगे की है, ये क्षमता सबसे ज्यादा अहम है। इसका सीधा मतलब है, दुश्मन को ये पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने पहला वार किया तो भारत का दूसरा वार इतना विनाशकारी होगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर आखिरी गारंटी पनडुब्बी बेस सिस्टम को ही क्यों माना जाता है? क्यों समुद्र के नीचे छिपी ताकत ही सबसे भरोसेमंद है? देखिए, वजह साफ है। जमीन पर जो मिसाइलें होती हैं, उनके साइलोज और एयरफील्ड्स की लोकेशन सबको पता होती है। वो पहले हमले का आसान निशाना बन सकते हैं। हवा में जो हमारे बॉम्बर्स हैं, उन्हें या तो हवा में मार गिराया जा सकता है, या फिर उनके बेस को टेक ऑफ से पहले ही तबाह किया जा सकता है। लेकिन समुद्र आधारित पनडुब्बियां यानी SSBNs ये महीनों तक समंदर की गहराइयों में छिपी रह सकती हैं। इनका पता लगाना लगभग नामुमकिन है, और यही बात ये पक्का करती है कि जवाबी हमले के लिए वो हमेशा बची रहेंगी। वो एक अदृश्य गारंटी है। चलिए अब जरा नजर डालते हैं कि इस एक टेस्ट ने पूरे एशिया के जियोपॉलिटिकल और पावर बैलेंस को कैसे बदल के रख दिया है। ये लाइन इस पूरी कहानी का सार है। K4 के आने के बाद भारत अब बंगाल की खाड़ी के अपने सुरक्षित पानी में रहते हुए चीन के ज्यादातर बड़े शहरों और पूरे पाकिस्तान को अपनी जद में ले सकता है। पहले जो हमारी ताकत जमीन पर ज्यादा निर्भर थी, अब वो समुद्र की गहराइयों में चली गई है, जहां वो लगभग अजेय है। इसने शक्ति संतुलन को सच में बदल दिया है।
ये चार्ट देखिए, ये साफ बताता है कि क्या बदला है। खासतौर पर चीन के मुकाबले K4 ने समुद्र से हमला करने की क्षमता के गैप को काफी हद तक कम कर दिया है। हाँ, ये सच है कि चीन की JLL-2 मिसाइल की रेंज अभी भी हमसे ज्यादा है, लेकिन 3500 किलोमीटर की K4 रेंज भारत को एक ऐसी जवाबी ताकत देती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो सफलता मिली है, ये मंजिल नहीं, बल्कि एक और भी बड़े और महत्वाकांक्षी सफर की बस एक शुरुआत है। ये K मिसाइल फैमिली का पूरा सफर दिखाता है। शुरुआत हुई K15 से, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर थी। उसने नींव रखी। आज हम K4 पर हैं, जो हमें एक विश्वसनीय ताकत देता है। लेकिन भविष्य में K5, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर होगी, और उसके बाद K6, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी, वो भारत को एक इंटरकॉन्टिनेंटल पावर बना देगी। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। तो आगे क्या? अब और बड़ी पनडुब्बियां बन रही हैं, जैसे S4 और S4 स्टार क्लास। इनमें अरिघात की 4 मिसाइलों के मुकाबले 8 से 12 मिसाइलें होंगी, यानी फायर पावर कई गुना बढ़ जाएगी। और इन सब के पीछे है आत्मनिर्भर भारत का मिशन, यानी स्पेशल एलॉय से लेकर नेविगेशन सिस्टम तक हर मुश्किल टेक्नोलॉजी को देश में ही बनाना। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि K4 मिसाइल का ये सफल टेस्ट सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल नहीं, बल्कि ये भारत की संप्रभुता और सुरक्षा का एक जोरदार ऐलान है। ये दिखाता है कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है, जिसकी शांति की इच्छा को कोई उसकी कमजोरी समझने की गलती ना करे। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये नई और स्थिर प्रतिरोधक क्षमता इस क्षेत्र में लंबे समय तक चलने वाली शांति लाएगी, या फिर ये एक नई और भी खतरनाक हथियारों की दौड़ शुरू कर देगी? इसी सवाल के जवाब पर आने वाले वक्त में पूरे एशिया की सुरक्षा का भविष्य टिका होगा।